गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 में आने की संभावनाएं थी, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, इससे पहले के जो भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, साथ में रफ और पेन भी रखिएगा क्योंकि प्रश्न तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, परंतु इनके जो उत्तर है वो मैं बोलूँगा और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। नोट करिएगा प्रश्न। श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। बच्चों, श्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। श्रम के लैंगिक विभाजन से आशय श्रम के बंटवारे से है, ठीक है। मतलब जो है, जैसे घर पर जो स्त्रियां महिलाएं जो होती हैं उनका जो श्रम है वो क्या करती हैं, स्वयं करें या कि फिर जो है तो नौकरों या नौकरानियों से करवा लें, तो यही जो है तो लैंगिक विभाजन कहलाएगा, ठीक है। श्रम का लैंगिक विभाजन यही कहलाएगा। तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा, श्रम के लैंगिक विभाजन से आशय श्रम के बंटवारे से है। श्रम के लैंगिक विभाजन का आशय श्रम के बंटवारे से है, जिसमें घर के अंदर के सारे कार्य परिवार की औरतें करती हैं या जिसमें घर के अंदर के सारे कार्य परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में नौकरों या नौकरानियों से करवाती हैं। अपनी देखरेख में नौकरों या नौकरानियों से करवाती हैं। यही श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। यही श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है। पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है। बच्चों, पितृसत्तात्मक समाज वह समाज होता है जिस समाज में पिता को महान माना जाता है, पिता के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाता है, पिता का सम्मान किया जाता है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है और पिता को ही महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा उत्तर में हेडिंग में रखिएगा पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज और डिटेल में लिखिएगा, यह ऐसा समाज होता है जिसमें पिता प्रधान होता है, परिवार के सारे लोग इनका सम्मान करते हैं, परिवार के सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और इन्हीं के बताए गए नियम के अनुसार चलते हैं।
और इन्हीं के बताए गए नियम के अनुसार चलते हैं। और इन्हीं को महिलाओं से ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है, और इन्हीं को महिलाओं से ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है। इसे ही पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। ठीक है, इसे ही पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, पारिवारिक कानून क्या है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक कानून क्या है। बच्चों, यह वह कानून होता है जिसके द्वारा, जैसे कहने का मतलब कि किसी के समुदाय में, किसी के समाज में या परिवार में ऐसे लोग होते होंगे जहाँ गोद लेने की प्रथा चालू होगी, उत्तराधिकार के कार्य होते होंगे, विवाह और तलाक संबंधी कार्य होते होंगे। तो इन सभी के लिए जो कानून बनाया गया है उसे ही पारिवारिक कानून कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? पारिवारिक कानून। मतलब गोद लेने की जो प्रथा है वो पारिवारिक कानून के तहत आती है। जिस किसी के भी पास संतान ना हो वह गोद ले सकता है। ठीक है, किसी के भी बच्चे को गोद ले सकता है। ठीक है, और जब दोनों साथियों में मनमुटाव पैदा हो तो वो तलाक भी ले सकते हैं। तो वो सब पारिवारिक कानून के तहत ये सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को पारिवारिक कानून कहते हैं। और सब परिवारों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून भी सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा नोट करिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा पारिवारिक कानून। उत्तर के हेडिंग में डालिएगा पारिवारिक कानून और लिखिएगा, पारिवारिक कानून वह कानून होता है जिसके द्वारा परिवार के लोग विवाह, तलाक या गोद लेना तथा उत्तराधिकार जैसे कार्य कर सकते हैं। गोद लेना तथा उत्तराधिकार जैसे कार्य कर सकते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए, लिखिएगा आगे, हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून बनाए गए हैं। अलग अलग पारिवारिक कानून बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था क्या है। बच्चों, यह वर्ण व्यवस्था जिसमें समाज को 4 भागों में उनके गुण, कर्म व व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यही वर्ण व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, मतलब हमारे देश में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनको जो बांटा गया वो किस आधार पर बांटा गया? तो उनके कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर उनको बांटा गया। इसी को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग में रखिएगा उत्तर के वर्ण व्यवस्था और फिर डिटेल में लिखिएगा यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत
यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। और यह बंटवारा समाज के लोगों के समाज के लोगों के कर्म, कामा लगाइएगा, गुण, कर्म, गुण व व्यवसाय के आधार पर किया गया था। कर्म, गुण व व्यवसाय के आधार पर किया गया था। इसमें समाज 4 भागों में बंटा हुआ था। इसमें समाज 4 भागों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण कामा लगाइएगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो बच्चों, धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, ठीक है, तो मोहन यादव अगर हिंदू समाज के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो क्या वो हिंदू ही धर्म के लोगों को बस नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां जो हैं, कि सभी धर्म के लोगों को देंगे? अगर हिंदू ही धर्म के लोगों को बस नौकरियां देंगे तो यह धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता तभी होगी जब वो बिना किसी मतलब कोई भी धर्म के साथ भेदभाव किए बिना जब वो नौकरी देंगे, अर्थात वो सब के लिए जब काम करेंगे, सब के लिए जब नौकरी देंगे, सबको नौकरी देंगे, तो तभी जो है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाएगी। मतलब जो है किसी एक धर्म के लिए काम ना करें, सभी धर्म के लिए काम करें, यही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो चलिएगा नोट करिएगा, उत्तर में धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो आंसर में हेडिंग डालिएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता डिटेल में लिखिएगा, धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। अतः धर्म को राजनीति से अलग रखना, अतः धर्म को राजनीति से अलग रखना वह सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना करे, वह सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना करे, यही धर्मनिरपेक्षता है। यही धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है किसी धर्म का विरोध नहीं करना। मतलब ही है किसी धर्म का विरोध नहीं करना, बल्कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता देनी है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता देनी है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, शहरीकरण क्या है? शहरीकरण क्या है? तो बच्चों, शहर का विकास ही शहरीकरण है। करण शब्द अगर किसी भी शब्द में जुड़ गया तो वह उसके विकास को बताता है। ठीक है, जैसे शहरीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये जो है उसके विकास को बता रहा है। जैसे आज से 10 साल पहले केवल 20 दुकानें थी। हमारा एक छोटा सा शहर है जहाँ पर 10 साल पहले 20 दुकानें थी, लेकिन आज 10 साल बाद वहाँ पर लगभग 200
से ज़्यादा ही दुकानें हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा हो गई हैं। तो क्या है वहाँ पे जो है ना, तो शहरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी शहरीकरण हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जनसंख्या पहले कम थी, आज बढ़ गई है। उसका क्षेत्रफल पहले कम था, आज ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यही जो है शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिएगा हेडिंग में डालिएगा शहरीकरण, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा शहरीकरण, फिर इसमें लिखिएगा शहरी क्षेत्रों के क्षेत्रफल में, शहरी क्षेत्रों के क्षेत्रफल में विस्तार और जनसंख्या में विस्तार, शहरी क्षेत्रों के क्षेत्रफल में विस्तार व जनसंख्या में विस्तार ही शहरीकरण कहलाता है, ही शहरीकरण कहलाता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहर में जाकर रहना व वहाँ काम करना, शहर में जाकर रहना व वहाँ काम करना ही शहरीकरण है, ही शहरीकरण है, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, वोट बैंक क्या है, वोट बैंक क्या है। तो बच्चों जब कोई राजनीतिक दल, चाहे भाजपा पार्टी हो, पार्टी दल यानी पार्टी, ठीक है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जब इस दल का कोई भी नेता लोगों के समूह का या समूहों को या समुदायों को डरा धमका कर या पैसे का लालच देकर यह मानता है कि यह समूह हमें ही वोट देगा, इसके सभी वोटों पर हमारा ही अधिकार है, ठीक है, और यह वो मानने लगता है कि ये हमें ही वोट देंगे, इसीलिए वो उसको क्या बोलेगा, उन लोगों के समूह को वोट बैंक बोलेगा। क्या बोलेगा, वोट बैंक, कहेगा कि हमारा वोट बैंक है ये, ठीक है। तो चलिएगा इसमें लिखिएगा वोट बैंक हेडिंग डालिएगा और फिर लिखिएगा जब कोई राजनीतिक दल, जब कोई राजनीतिक दल कुछ ऐसी नीतियां बनाता है, कुछ ऐसी नीतियां बनाता है जिसके द्वारा मतदाताओं का, जिसके द्वारा मतदाताओं का समूह किसी भी राजनीतिक दल को मत देता है, किसी भी राजनीतिक दल को मत देता है, ऐसे में उस राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि, ऐसे में उस राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि उस समूह का वोट हर हालत में उसे ही मिलेगा, उस समूह का वोट हर हालत में उसे ही मिलेगा। इसे ही वोट बैंक की राजनीति कहते हैं, इसे ही वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। और उस समूह या समुदाय को जो वोट देने वाला है उसे वोट बैंक कहा जाता है, उसे वोट बैंक कहा जाता है।
ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न नोट करिएगा, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? बच्चों, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वयस्क यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का है वह वयस्क कहलाएगा, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। ठीक है, और मताधिकार, मत का यानी वोट, मत का मतलब होता है वोट और अधिकार का मतलब है वोट देने का अधिकार ही मताधिकार है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, और यह अधिकार ऐसे लोगों को होता है जो पागल या दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग के हों। ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो चलिएगा उत्तर के हेडिंग में रखिएगा वयस्क मताधिकार और फिर लिखिएगा 18 वर्ष या उससे अधिक का 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर नागरिक अधिक उम्र का हर नागरिक जो देश का निवासी है, हर नागरिक जो देश का निवासी है उसे मत देने या सरकार चुनने का अधिकार ही, उसे मत देने या सरकार चुनने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। उसे मत देने या सरकार चुनने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। चाहे वह नागरिक किसी भी जाति, चाहे वह नागरिक किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, लेकिन वह पागल या दिवालिया तथा अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन वह पागल या दिवालिया तथा अपराधी नहीं होना चाहिए, तभी मत देने का अधिकार मिलेगा, तभी मत देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन को समझाइए। तो देश की नारियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, और वो इसलिए चलाया गया था क्योंकि नारी जो हैं वो क्या चाहती थी, मतलब उनको भी पुरुषों के समान, जैसे पुरुषों को उच्च दर्जा प्राप्त था किसी भी क्षेत्र में, उनको भी उच्च दर्जा चाहिए था, उनको मत देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो मत देने के अधिकार मांग रही थी इस आंदोलन में। ठीक है, उनको भी व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये महिलाओं का ऐसा संगठन था जो क्या मांग रहा था, अपनी मांगों को जो है मंगवा रहा था। ठीक है, क्योंकि आंदोलन का मतलब होता है मांग। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन महिलाओं ने क्या किया था, अपनी प्रमुख मांगों को लोगों के सामने रखा था। ठीक है, मांगी थी, सरकार के सामने रखा और सरकार से जो है अपनी जो ये मांगे थी, इन मांगों को पूरा करवाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, यह आंदोलन किया था। ठीक है,
अगला प्रश्न नोट करिएगा, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन को समझाइए। बच्चों, यह वह आंदोलन था जिसे देश की महिलाओं के द्वारा अपनी पुरुषों के समान बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मांग रखी थी। अगला प्रश्न नोट करिएगा, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन को समझाइए। बच्चों, यह वह आंदोलन था जिसे महिला संगठनों ने पारिवारिक जीवन में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया था। इस आंदोलन में इन लोगों ने प्रमुख मांगें मांगी थी, जो इस प्रकार से थी। उन्होंने यह मांगे रखी कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब अगर पुरुष को जो अधिकार प्राप्त है तो हमें भी मिलना चाहिए, तथा देश के विभिन्न हिस्सों में मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। और उनको जो है तो शिक्षा एवं रोजगार के अवसर भी जो है तो बढ़ने चाहिए, इस ऐसी उन्होंने जो है तो डिमांड रखी थी। ठीक है, तो चलिएगा लिखिएगा, इसमें नारीवादी आंदोलन में लिखिएगा, यह वह आंदोलन था, यह वह आंदोलन था जिसका गठन विभिन्न महिला संगठनों ने व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया था। बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया था। इस आंदोलन में महिलाओं की मुख्य मांगें निम्न थी। इस आंदोलन में महिलाओं की निम्न जो मांगें थी वो निम्न थी। एक नंबर डाल के लिखिएगा, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। 2 नंबर डाल के लिखिएगा, तथा विभिन्न देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। 3 नंबर डाल के लिखिएगा, महिलाओं का राजनैतिक एवं वैधानिक दर्जा ऊंचा होना चाहिए। महिलाओं का राजनीतिक एवं वैधानिक दर्जा ऊंचा होना चाहिए। अगला नंबर डाल के लिखिएगा, तथा महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। तथा महिलाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, अस्पृश्यता या छुआछूत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अस्पृश्यता या छुआछूत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, अस्पृश्यता का मतलब है ना छूना। ठीक है, ना छूना। इससे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी हम कह सकते हैं,
क्योंकि उच्च जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों को जो है तो अछूत मान लिया था, जिसके कारण उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। कुओं में पानी नहीं भर सकते थे वो, उन पर पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था उच्च जातियों के द्वारा। ठीक है, तो हालांकि संविधान ने इन प्रथाओं का अंत तो कर दिया है, परंतु फिर भी अभी देश के कई क्षेत्रों में यह प्रथा मौजूद है। ठीक है, तो चलिएगा इसमें उत्तर लिखिएगा, हेडिंग में डाल दीजिएगा अस्पृश्यता या छुआछूत, और फिर डिटेल में लिखिएगा। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है ना छूना। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है ना छूना। इसे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कह सकते हैं। इसे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में उच्च जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों को अछूत मानना शुरू कर दिया था। निम्न जाति के लोगों को अछूत मानना शुरू कर दिया था। जिसके कारण उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। जिसके कारण उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। उनको कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं था। उनको कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं था, तथा उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। हालांकि संविधान ने इस प्रथा का अंत कर दिया है और इसका प्रयोग गैर कानूनी भी माना गया है, और इसका प्रयोग गैर कानूनी भी माना गया है। फिर भी देश के कई क्षेत्रों में अभी भी यह प्रथा मौजूद है। फिर भी देश के कई क्षेत्रों में अभी भी यह प्रथा मौजूद है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। बच्चों सही बात है, घरेलू हिंसा जो है वह कानूनी अपराध है, क्योंकि घरेलू हिंसा का मतलब है मारपीट करना, चोरी करना या किसी से कोई चीज़ छीनना ही हिंसा है। जबकि अहिंसा की अगर हम बात करें तो इसमें लोग मारपीट नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, किसी से कुछ चीज़ छीनते नहीं हैं। तो ये है अहिंसा। हमारे देश में गांधी जी अहिंसा के ही पुजारी थे। ठीक है, तो घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा में होता क्या है कि एक साथी दूसरे साथी को मारपीट करता है। ठीक है, मारपीट करता है, वही जो है घरेलू हिंसा कहलाती है। ठीक है, घर में मारपीट करना ही घरेलू हिंसा है। तो इसके लिए क्या बना है? कानून बना है। ठीक है, इसके लिए कानून बना है जो सन 2005 में बनाया गया था। ठीक है, ताकि घरेलू हिंसा को रोका जा सके। ठीक है, तो चलिएगा घरेलू हिंसा
कानूनी अपराध है, हेडिंग डालिएगा घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। लिखिएगा घरेलू हिंसा में वैवाहिक दुर्व्यवहार, घरेलू मारपीट, वैवाहिक दुर्व्यवहार, घरेलू मारपीट शामिल है। यह विवाह के बंधनों में बंधने के बाद एक साथी दूसरे साथी पर मारपीट व दुर्व्यवहार करता है, इसे ही घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम बनाया है। इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम बनाया है ताकि घरेलू हिंसा को रोका जा सके। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। बच्चों, सांप्रदायिकता जो है ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। ठीक है, यह जो है देश की एकता व अखंडता के मार्ग में बाधक होता है। इसके कारण लूटमार, ठीक है, डकैती, आपसी झगड़े पैदा हुए हैं जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। ठीक है, और यह मानव के बीच में जो है तो बुराई पैदा कर दी है, जिसके कारण समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक जो समाज होता है वह अपने आप को उच्च और श्रेष्ठ समझने लगता है, जिसके कारण दूसरे समाज को वह घृणा व हिंसा के भाव से देखने लगता है। ठीक है, जिससे सांप्रदायिकता का जन्म होता है। तो चलिएगा बच्चों, इसमें लिखिएगा, हेडिंग करिएगा सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। फिर लिखिएगा जब कोई समाज अपने को उच्च और श्रेष्ठ समझने लगता है, जब कोई समाज अपने को उच्च और श्रेष्ठ समझने लगता है, तब वह दूसरे समाज को घृणा व हिंसा के भाव से देखने लगता है। तब वह दूसरे समाज को घृणा व हिंसा के भाव से देखने लगता है। इसे ही हम सांप्रदायिकता कहेंगे। इसे ही हम सांप्रदायिकता कहेंगे।
यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह ऐसी भावनाएं पैदा की हैं, यह ऐसी भावनाएं पैदा की हैं जिससे समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जिससे समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसके कारण देश में डकैती, दंगे, आपसी झगड़े व लूटमार जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। इसलिए सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। इसलिए सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है। तो बच्चों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।